हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ, हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष चालू हुआ था। और इस संघर्ष में हमने क्या देख लिया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों का संघर्ष देखा हमने, उसके बाद डचों के साथ देखा, और अब कौन आ रहे हैं, फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के इस संघर्ष में हमने ये जाना कि आंग्ल और फ्रांसीसी का जो प्रथम युद्ध है, मैंने बताया था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी पूरे विश्व में सभी जगह अपने अपने उपनिवेश यानी कि गुलाम यानी कि अपने अपने राज्य का क्या करना चाहते हैं, विस्तार। इसी कश्मकश में ये कहाँ पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका के बाद कहाँ पहुंचते हैं ये लोग, दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं, यूरोप में, और इसके बाद भारत आते हैं। तो सभी जगह इनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। किस चीज की प्रतिस्पर्धा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाने की और अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की। क्योंकि ये लोग पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, आज कौन बनना चाहता है, एशिया में चाइना, और वहां हम देखें तो कौन, अमेरिका। ठीक है। तो इसी प्रतिस्पर्धा में ये लोग यहाँ आते हैं। तो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से तीन तीन युद्ध होता है यहाँ पे। कितना युद्ध होता है, तीन युद्ध होता है, जिसमें आंग्ल फ्रांसीसी, चूंकि जगह कर्नाटिक रहती है तो इसलिए इसे आंग्ल कर्नाटक या कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है, या आंग्ल फ्रांसीसी बोला जाता है। तो इसी कश्मकश में तीन युद्ध होते हैं, आंग्ल कर्नाटक प्रथम युद्ध, आंग्ल कर्नाटिक द्वितीय युद्ध, आंग्ल कर्नाटिक तृतीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध में हमने देखा इसका कारण वैश्विक रहता है। कैसा रहता है, वैश्विक रहता है, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष चालू हो जाता है। और इस संघर्ष में ब्रिटेन ऑस्ट्रिया का साथ देता है और फ्रांस प्रशा का साथ देता है। तो जब जब ये लोग पूरे विश्व में कहीं युद्धरत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भारत में भी युद्धरत हो जाएंगे। मतलब जब जब पूरे वैश्विक पटल में कहीं भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्धरत या संघर्षरत होंगे तो ठीक उसी समय पे वो भारत में भी संघर्षरत या युद्धरत चालू हो जाएंगे। मतलब कहीं भी बटन ऑन होगा युद्ध का तो भारत में भी बटन ऑन हो जाएगा, और वहां अगर बटन ऑफ होगा विश्व में कहीं पे तो भारत में भी बटन ऑफ हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में अंग्रेज सेनापति बर्नेट एक जंगी जहाज का बेड़ा लेकर के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर आता है, और आते साथ ही यहाँ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लेता है। और पकड़ना ही नहीं बल्कि पकड़ने के साथ उसको लूट लेता है। इससे यहाँ फ्रांसीसी का बैठा गवर्नर डुप्ले, इस समय मद्रास में अंग्रेज गवर्नर जो रहता है उसका नाम क्या है, मोर्श। क्या नाम है, मोर्श। ठीक है। और जो फ्रांसीसियों का गवर्नर है उसके गवर्नर का नाम क्या है, डुप्ले। तो डुप्ले इसे अपने प्रतिष्ठा में हनन मानता है, और हनन मान के तुरंत ये अपने, चूंकि ये लोग जंगी जहाज का बेड़ा लाए हैं और इसको भी लड़ने के लिए जंगी जहाज का बेड़ा चाहिए कि नहीं, तो वो यहाँ पे सबसे नजदीक कहाँ पे, पास में ही दक्षिण अफ्रीका के पास में द्वीप है मॉरिशस। और मॉरिशस में यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, फ्रांसीसी का गवर्नर लाबुर्देने। तो डुप्ले लाबुर्देने को कांटेक्ट करता है और उससे जंगी जहाज का बेड़ा मंगाता है, और मंगा करके यहाँ पे किस पे अटैक करता है, अंग्रेजी सेना पे। और अंग्रेजी सेना पे चूंकि ये लोग जहाज पे उसके मतलब जो है तो अपने कब्जे में करते हैं, तो ये एक कदम आगे बढ़ करके मद्रास के किले को ही अपने कैप्चर में ले लेता है। ठीक है। ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, क्योंकि लड़ाई शुरू हुई है वहां पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की। फ्रांसीसी आगे नहीं बढ़ते हैं लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई की शुरुआत कौन कर देता है, बर्नेट कर देता है। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अब यहाँ पे कौन जीत जाता है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं, और अंग्रेजों के हाथ से मद्रास का भी किला चला जाता है। अब चला जाता है तो यहाँ पे अब वहां पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब वहां पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कहां पे समाप्त हो जाता है, भारत में भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ही भारत में समाप्त होता है तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक संधि होती है। क्या संधि होती है, हालांकि संधि वहां हो रही है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्स ला शापेल की संधि कहते हैं। और ये जो एक्स ला शापेल की संधि होती है ये कहां पे होती है, जर्मनी में होती है। तो जर्मनी में ये एक्स ला शापेल की संधि होती है, जिसके तहत भारत में क्या शर्त रखी जाती है कि भाई एक काम करो फ्रांसीसियों, तुमने जो मद्रास का किला कब्जा करके रखा है अंग्रेजों को वापस कर दो। इस प्रकार किला क्या हो जाता है, उनको वापस हो जाता है। और एक्स ला शापेल की संधि से, जो कि कहां पे होती है, यूरोप में, तो इससे आंग्ल कर्नाटक या आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटिक का प्रथम युद्ध क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है। अब क्योंकि अब डुप्ले का उत्साह कहां पे है, चरम पे है। डुप्ले का उत्साह चरम पे क्यों है, क्योंकि इसने अंग्रेजों की पूरी तरह से क्या कर दी है, छुट्टी कर दी है।
और इसी युद्ध में क्या होगा बताइए, कर्नाटक का नवाब असंतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब डुप्ले अटैक करता है और धरती किसकी थी, कर्नाटक की, और कर्नाटक में कौन था, अनवरुद्दीन था, और अनवरुद्दीन के पास 10,000 सैनिक थे, और यहां फ्रांसीसी जो गवर्नर है डुप्ले, इसके पास केवल 250 सैनिक थे, और 700 सैनिक इसने किराए पर लेकर के रखे थे। कहां के? भारत के। क्योंकि भारत के वहां क्षेत्रीय लोगों को इसने मोटिवेट किया और बोला कि आप लोग आकर के हमारे सैन्य प्रशिक्षण लीजिए और सैन्य प्रशिक्षण लेकर के हमारे साथ युद्ध लड़िए, बदले में हम आपको एक अच्छा खासा क्या करेंगे, वेतन देंगे। तो यहीं से फ्रांसीसियों ने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में प्रवेश दिया, जिसका आगे चल करके अंग्रेज फॉलो करते हैं, और अंग्रेज भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारतीय सैनिक अपनी सेना में भर्ती करते हैं। क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत छोटा सा राज्य है, आपके मध्य प्रदेश से भी छोटा है, और फ्रांस भी क्या है, छोटा है। भारत बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ब्रिटेन के सैनिक ये लोग ला नहीं सकते, फ्रांस के सैनिक ला नहीं सकते। तो आंग्ल कर्नाटिक युद्ध में जब डुप्ले ने यहाँ के सैनिकों को अपनी सेना में ज्यादा मात्रा में भर्ती किया, 250 से अपने सैनिक कितने कर लिए, 1000 कर लिए, तो आगे चल के अंग्रेज भी इसी कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को भर्ती करेंगे अपनी सेना में। तो ब्रिटेन की सेना में कौन लोग रहेंगे, भारतीय। फ्रांस की सेना में कौन लोग रहेंगे, भारतीय। तो यहां पे केवल 1000 सैनिक डुप्ले के पास थे, लेकिन वो 10,000 सैनिकों को हरा देता है, किसके, अनवरुद्दीन के। क्यों? क्योंकि इसके सैनिक प्रशिक्षित थे। तो प्रशिक्षित सैनिकों ने वहां अनवरुद्दीन की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। तो पूरे भारत में और विश्व में क्या मैसेज जाता है कि भारतीय शासक अंदर से पूरी तरह खोखले हैं, इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लड़ने में ये बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं है। तो डुप्ले का उत्साह चरम पे रहेगा कि नहीं, बैटिंग के फॉर्म पे है कि नहीं। तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा ही आंग्ल द्वितीय कर्नाटक युद्ध चालू कर देती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसी कश्मकश में आंग्ल कर्नाटक द्वितीय। प्रथम युद्ध के लिए आप लास्ट लेक्चर को फॉलो करेंगे और उसे बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे, और उसी के बाद ये द्वितीय युद्ध क्यों चालू हो जाता है, इसकी पृष्ठभूमि हम चालू करते हैं। तो आंग्ल कर्नाटक जो द्वितीय युद्ध यहाँ पे चालू होता है, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हम यहाँ पे देखेंगे। तो आंग्ल कर्नाटक द्वितीय युद्ध के चालू होने का जो मुख्य रूप से कारण रहता है वो क्या रहता है, तो ये 1749 से 1754 तक होता है। 1749 से लेकर के 1754 तक होगा। ठीक है, आप लोग पूरी तरह से समझने पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से ये नोट्स बना करके लाया हूं, आप लोगों को दे दूंगा। बहुत अच्छे से आप इसका फोटो खींच करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आप सिर्फ यहां समझने पे फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आंग्ल कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध होता है, तो ये एक्चुअली चालू क्यों होता है। ठीक है, तो आंग्ल कर्नाटक द्वितीय युद्ध चालू होने का कारण ही क्या रहता है, डुप्ले की महत्वाकांक्षा। क्योंकि डुप्ले अब चाहता है कि मैं पूरे अपने दक्षिण भारत में अधिकार कर लूं, क्योंकि दक्षिण भारत में सभी प्रमुख तटों पर किसका यहाँ पे मतलब अधिकार है, अंग्रेजों का अधिकार है ना। जैसे आपने देखा डुप्ले का उत्साह क्यों चरम पे पहुंच गया, क्योंकि इसके पहले अंग्रेजों का उत्साह चरम पे था। आप पिछले लेक्चर को अगर मतलब रेफर करें, याद करें, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्रमशः 1608 और 1612। ठीक है, 1612 में एक व्यक्ति आता है, कौन, थॉमस वेस्ट आता है, और पुर्तगालियों को ये बहुत बुरी तरह से पराजित करता है। ठीक है, तो यहां से अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पे स्थापित शक्ति पुर्तगाली को बहुत जबरदस्त तरीके से हराया है। तो इसी प्रकार अब डुप्ले का उत्साह यहां पे चरम पे क्यों जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को पीटा पुर्तगाली ने, और अंग्रेजों को कौन पीट डाला, यहां डुप्ले। तो डुप्ले चाहेगा कि मैं अब पूरी 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 दक्षिण भारत में अपना क्या कर लूं, कब्जा कर लूं। और डुप्ले बहुत जबरदस्त कूटनीतिक व्यक्ति था, ये बहुत जबरदस्त मतलब डिप्लोमेटिक था। इसके अंदर बहुत जबरदस्त प्रशासनिक और प्लस डिप्लोमेटिक एबिलिटी थी, जो कि इन लोगों को, फ्रांसीसियों को इतनी आगे ला करके भारत में खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं प्रथम युद्ध में कैसे कैसे मतलब अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए, और दूसरे फेस में किसके, अनवरुद्दीन के भी छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, तो अब ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। तो दूसरे युद्ध का कारण ही क्या था, डुप्ले की महत्वाकांक्षा। अब देखते हैं हम यहां पे कि स्थिति क्या है। समझना एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझना, चाहे इंग्लिश हो चाहे फ्रेंच हो, आए यहां किस लिए हैं ये लोग, व्यापार करने के लिए। और व्यापार किसके साथ होता है, जनता के साथ। और जनता के ऊपर यहां रूल कौन कर रहा है, भारत का शासक। तो इस शासक को फ्रेंच चाहेंगे हमारे कब्जे में आ जाए, अंडर में आ जाए,
इंग्लिश चाहेंगे कि ये हमारे नियंत्रण या हमारे कब्जे में आ जाए या हमारी बात माने या हम जैसा जैसा बोले वैसा वैसा ये करे। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे बताइए? निश्चित रूप से चाहेंगे। तो इसी कश्मकश में ये लोग क्या चाहेंगे कि जो भारतीय शासक हैं वो किसकी बात माने? इंग्लिश चाहेंगे हमारी बात माने और फ्रेंच चाहेंगे कि वो हमारी बात माने। तो यहां पे एक स्थिति निर्मित होती है यहां पे भारत, ठीक है। तो इस समय देख रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल शक्तिशाली शासक नहीं रह जाता है, सभी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? कमजोर। तो जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो क्षेत्रीय शक्ति क्या है बताइए? स्थानीय शासक अपने आप को स्वतंत्र करने लगेंगे और इसी के साथ विदेशी आक्रमण होंगे। तो क्या ये विदेशी आक्रमण नहीं हो रहे हैं? पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी, ये सब क्या है? विदेशी आक्रमण ही ना है। और स्थानीय शक्ति अपने आप को स्वतंत्र करेगी। तो यहां पे दक्षिण भारत में मैंने आप लोगों को स्थिति बताई थी कि यहां पे आपका हैदराबाद है और हैदराबाद में के जो निजाम है अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक या मुगल के बाद के जो शासक है जैसे मोहम्मद शाह रंगीला इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि उसके समय में नादिर शाह आक्रमण करेगा और दिल्ली को पूरी तरह से क्या कर लेगा? लूट लेगा। समझ में आया? तो यानी कि दिल्ली कमजोर हो गया। तो जब दिल्ली कमजोर हो जाता है तो हैदराबाद का निजाम जाकर के वहां नादिर शाह का क्या देता है? साथ देता है। तो क्या पता चल जाता है कि मुगल तो पूरी तरह से अब खोखले हो चुके हैं। और दक्षिण भारत में इस स्थिति को देखते हुए हैदराबाद में निजाम अपने आप को क्या कर लेंगे बताइए? स्वतंत्र कर लेंगे। और स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना कौन करेगा? निजामुल मुल्क करेगा, ठीक है। और इसी स्थिति को देखते हुए यहां पे कर्नाटक का भी नवाब अपने आप को क्या कर देगा बताइए? स्वतंत्र घोषित कर देगा, ठीक है। तो कर्नाटक भी स्वतंत्र हो गया है और निजाम। अब यहां दोनों जगह लड़ाई चालू हो जाती है। किसकी लड़ाई चालू हो जाती है? गद्दी पर बैठने की लड़ाई चालू हो जाती है, ठीक है। ये हैदराबाद हो गया और ये हमारा क्या राज्य हो गया बताइए? कर्नाटक राज्य हो गया। तो हम देखते हैं कि हैदराबाद में क्या स्थिति है, ठीक है। तो हैदराबाद में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी बताइए? निजामुल मुल्क की, ठीक है। तो जैसे ही ये इसी को निजाम, शॉर्ट में हम निजाम बोलते हैं, तो जैसे ही हैदराबाद में निजाम की मृत्यु होती है तो इसका ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? नासिर जंग बनता है यहां पे। यानी अब हैदराबाद है ना, हैदराबाद के शासक को निजाम बोलेंगे क्योंकि इनका वंश क्या था बताइए? निजाम। तो यहां का जो शासक है अब, तो शासक कौन बन गया है? नासिर जंग, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और व्यक्ति है, क्योंकि निजाम की एक पुत्री थी। कौन थी? इसकी एक पुत्री थी और इसी की पुत्री का रहता है पुत्र, जिसका नाम क्या रहता है? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। तो ये यहां पे क्या बनना चाहता है? निजाम बनना चाहता है। निजाम कौन बन गया है? नासिर जंग। लेकिन बनना कौन चाहता है बताइए? मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग क्या करेगा? इसकी निजामत को चुनौती देगा। समझ में आ रहा है यहां क्या हो रहा है? अब चलते हैं कर्नाटक में कि आखिर कर्नाटक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो कर्नाटक में यहां पे अभी जो नवाब है, अभी अभी हारा है बहुत बुरी तरह से, उसका नाम क्या है बताइए? अनवरुद्दीन। ये आंग्ल प्रथम कर्नाटक युद्ध में या आंग्ल फ्रांसीसी प्रथम युद्ध में बुरी तरह हार गया है। टुपले ने इसको बहुत बुरी तरह क्या किया है बताइए? पीटा है, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, इसके पहले भी तो कोई नवाब रहा होगा, ठीक है। इसके पहले यहां पे कौन नवाब था? तो ये अनवरुद्दीन के पहले इसका पिता नवाब रहा होगा और इसके पिता का नाम कौन क्या था बताइए? दोस्त अली। दोस्त अली क्या था बताइए? इसका पिता था और ये पहले नवाब था। तो एक बार दोस्त अली का संघर्ष होता है। किससे संघर्ष होता है? मराठों से। अब देखो, ये लोग आपस में भी यहां लड़ाई लड़ते रहेंगे क्षेत्रीय से कि नहीं? यहां पे दक्षिण में एक नई शक्ति बनकर के उभरेगी, जो कौन है बताइए? मराठे। तो मराठे, कभी कर्नाटक, कभी निजाम, फिर यहां एक मैसूर राज्य जाएगा। ये सब आपस में संघर्षरत रहेंगे कि नहीं? अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भारत राज्य का तो अभी अस्तित्व है नहीं, ये छोटे छोटे राज्य हैं। तो एक बार क्या होगा कि मराठों से संघर्ष रहेगा, ठीक है। और इसी दोस्त अली का दामाद रहेगा, यानी दोस्त अली की पुत्री रहेगी और पुत्री का पति क्या बताइए? दामाद। और उस दामाद का नाम क्या है बताइए? चंदा साहब। तो एक बार क्या होगा, जब ये नवाब था कर्नाटक में, कौन? दोस्त अली, तो ये लोग मिलकर के संघर्ष करते हैं। किससे संघर्ष करते हैं बताइए? मराठों से। दोस्त अली का साथ कौन देता है? चुप।
इसकी पुत्री मतलब जो रहती है तो उसका कौन बताइए, पति रहता है चंदा साहब, वो साथ देता है। तो मराठों से संघर्ष में ये दोस्त अली क्या है बताइए, मारा जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। और चंदा साहब को मराठे क्या कर देते हैं, बंदी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद इसे ये लोग क्या कर देते हैं, रिहा कर देते हैं। जब तक ये बंदी था तो कोई दिक्कत नहीं थी। नवाब कौन था बताइए, अनवरुद्दीन था, तो यहां पे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहां से कौन रिहा होता है, चंदा साहब, तो आके यहां पे अब चंदा साहब नवाब बनना चाहेगा। नवाब बनना चाहेगा कि नहीं, बोलेगा मैं दोस्त अली के साथ काम किया हूं, उसका साथ दिया हूं, लड़ाई लड़ा हूं, और यहां आकर के इसने कर्नाटक की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। क्यों धूमिल कर दिया है, विदेशी शक्ति से बहुत बुरी तरह से पिटा गया है। तो इससे जनता अनवरुद्दीन पे नाराज रहेगी कि नहीं रहेगी बताइए, कि 10,000 सैनिक लेकर के तुमने कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे भारत का क्या कर दिया बताइए, नाम मिट्टी मलीद कर दिया है। तो इस स्थिति का फायदा कौन उठाएगा, चंदा साहब। और चंदा साहब क्या बनना चाहेगा, यहां पे नवाब बनना चाहेगा। समझ में आया। अब यहां पे आप लोग देखो कि अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया था बताओ, अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेजों से मद्रास का किला किसने छीन लिया था, फ्रांसीसियों ने। तो अंग्रेजों ने यहां पे अनवरुद्दीन का साथ दिया था प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज और प्लस अनवरुद्दीन दोनों हार गए थे। अब देखो यहां पे नवाब कौन है, नासिर जंग। बनना कौन चाहता है, मुजफ्फर जंग। यहां पे नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। बनना कौन चाहता है, चंदा साहब, ठीक है। और अनवरुद्दीन के साथ कौन है बताइए, अंग्रेज। ये सत्ता पक्ष कहलाएगा ना, सत्ता पक्ष मतलब जो सत्ता में काबिज है। तो सत्ता पक्ष कौन है, अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के साथ कौन है, अंग्रेज। आ रहा है समझ में। अब इनकी पूरी तरह से छुट्टी कौन करना चाहता है, डुप्ले। क्योंकि डुप्ले किसकी छुट्टी करना चाहता है, अंग्रेज की। तो अंग्रेज की छुट्टी करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी किसकी छुट्टी करेगा, इसकी। तो फ्रांसीसी किसका साथ देंगे, चंदा साहब का। ये एक गुट बन रहा है यहां पे, क्या बन रहा है, गुट। और ये गुट कैसे बन रहा है, स्थानीय शासकों में क्या हो रहा है, उत्तराधिकार का संघर्ष। तो इस संघर्ष में एक का साथ कौन दे रहा है, अंग्रेज, और एक का साथ कौन दे रहे हैं, फ्रेंच। समझ में आया। और ये साथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोग अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि इनके अंडर में कौन है, जनता। और जनता किसकी बात मानेगी, शासक। तो शासक को कौन कब्जे में, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यहां पे, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो समझना, यहां पे जो नासिर जंग है, तो सत्ता पक्ष कौन है बताइए, नासिर जंग है। अच्छा, अब जब मुगल के अंडर में हैदराबाद था, तो हैदराबाद के अंडर में कौन आता था, कर्नाटक। तो इनमें एक अच्छा संबंध है कि नहीं। हैदराबाद का जो निजाम रहेगा तो कर्नाटक के नवाब का साथ देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल। क्योंकि वो अभी अंडर में तो नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अभी भी उसको अपने अंडर में समझता है, ठीक है। तो यहां पे सत्ता पक्ष अनवरुद्दीन है कि नहीं है। तो यहां पे सत्ता पक्ष कौन है, नासिर जंग है। तो इसलिए यहां पे अंग्रेज किसका साथ देंगे, अनवरुद्दीन। तो यहां पे ऑटोमेटिकली सत्ता पक्ष का वहां साथ दे रहे हैं, और अनवरुद्दीन को किसका सपोर्ट है, नासिर जंग का। क्योंकि ये दोनों सत्ता पक्ष हैं। और यहां पे विपक्ष में कौन है, मुजफ्फर जंग। और यहां पे विपक्ष में कौन है, चंदा साहब। तो फ्रांसीसी यहां इसका साथ देंगे, तो यहां किसका साथ देंगे, फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग का। अब देखो ये एक गुट का निर्माण हो गया। क्या गुट बन गया, देखो, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में हम देख रहे हैं यहां सत्ता पक्ष। तो हैदराबाद में सत्ता पक्ष में कौन बैठा हुआ है, नासिर जंग बैठा हुआ है, ठीक है। और यहां पे विपक्ष में कौन है, मुजफ्फर जंग। ये क्या बनना चाहता है, नवाब बनना चाहता है। ये इसलिए किस में चला जाएगा बताइए, ये विपक्ष में चला जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में देख रहे हैं क्या स्थिति है, कर्नाटक में अभी सत्ता पक्ष यानी नवाब कौन है बताइए, अनवरुद्दीन है, ठीक है। लेकिन यहां पे नवाब कौन बनना चाहता है बताइए, चंदा साहब बनना चाहता है, ठीक है। अब ये इनका साथ कौन देता है, फ्रेंच साथ देते हैं। और इनका साथ कौन देता है, यहां पे अंग्रेज साथ देते हैं। और इस प्रकार इन दोनों का गुट बन जाता है, और यहां से चालू हो जाता है आंग्ल फ्रांसीसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। मॉडर्न इंडिया का सबसे जटिल युद्ध, सबसे सरल और आसान भाषा में। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे युद्ध चालू होगा
तो आते ही साथ चंदा साहब अटैक कर देगा। जैसे ही चंदा साहब रिहा होगा तो कर्नाटक का माहौल एकदम गर्म है। गर्म है कि नहीं है? क्यों गर्म है कर्नाटक का माहौल? क्योंकि अनवरुद्दीन ने बहुत भारी क्या कराई है? बेइज्जती कराई है। तो जैसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी 2 चरणों में होता है ना, तो ये भी 2 चरणों में होगा, पहला फेज और दूसरा फेज। तो इसके पहले फेज को, जैसे वहां दूसरे फेज को आप सेंट थॉमे का युद्ध कहते थे, तो यहां इसका जो पहला फेज चालू होगा ये कर्नाटक में एक जगह है, एक मैदान है जिसका नाम क्या है? अंबूर। तो अंबूर के मैदान में युद्ध होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? अंबूर का युद्ध कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला फेज, आंग्ल कर्नाटक युद्ध का हम पहला फेज चालू करते हैं, और ये एक कर्नाटक के अंबूर नामक मैदान में होगा, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाएगा बताइए? अंबूर का युद्ध कहा जाएगा। तो आपसे अलग से अंबूर का युद्ध पूछ लेगा तो आप क्या है बताइए? बता पाए जिससे। ठीक है, क्लियर है ना? अब ये 1749 से 50, चूंकि कंप्लीट युद्ध हो रहा है 1749 से 54, तो पहला फेज का जो युद्ध हो रहा है तो 1749 से 50 हो रहा है। ठीक है, अब ये किस किस के बीच हो रहा है? तो मैंने बताया ना कि माहौल एकदम गर्मा गर्म है। क्या माहौल गर्मा गर्म है? कि अभी अभी अनवरुद्दीन क्या है बताइए? हार गया है, और बहुत बुरी तरह से, सामान्य पराजित नहीं हुआ है, बहुत बुरी तरह से। और यहां से इसका अनवरुद्दीन का साथ कौन देगा बताइए? यहां पे तो इसका साथ, इसके साथ अंग्रेज लोग हैं। ठीक है, और यहां से लड़ने कौन आएगा? इसकी नवाबत को चुनौती कौन दे रहा है? चंदा साहब। और जैसे ही चंदा साहब रिहा हो जाएगा तो जनता को अपने कंट्रोल में लेकर के मोटिवेट करके बोलेगा कि हम अपनी पराजय का बदला इससे लेंगे। और इसका साथ यहां पे कौन दे रहे हैं बताइए? फ्रेंच। और बहुत जबरदस्त तरीके से यहां से फ्रांसीसी जीत जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब इसी अनवरुद्दीन का एक पुत्र रहता है, ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है बताइए? मोहम्मद अली। तो अगला नवाब कौन बनेगा बताओ? मोहम्मद अली। क्यों बनेगा? क्योंकि चंदा साहब इस युद्ध में इसको क्या कर देता है? मार देता है, तो इसकी हो जाती है डेथ। तो अनवरुद्दीन का काम तमाम हो गया। लेकिन अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा बताइए? इसका पुत्र। तो अब इसका पुत्र ना राजा बन जाए तो चंदा साहब इसका क्या करता है? पीछा करता है। तो ये भाग जाता है, और भाग करके तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में शरण ले लेता है। कहां शरण ले लेता है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में जाकर के ये शरण ले लेता है। तो यहां से भाग करके चंदा साहब भी इसका क्या करता है? पीछा करता है, क्योंकि चंदा साहब क्या करना चाहता है? इसको जान से मार देना चाहता है, ताकि ये अगला नवाब ना बन पाए। ठीक है, और जाकर के ये जो सेना रहती है किसकी? चंदा साहब की, और प्लस साथ में कौन है? फ्रांसीसी। सेना तो वैसे फ्रांसीसियों की है। ठीक है, तो ये लोग जाकर के घेराबंदी कर देते हैं। किसका घेराबंदी कर देते हैं? तिरुचिरापल्ली का। और ये अपनी सेना लेकर के, अनवरुद्दीन की सेना मतलब मोहम्मद अली की सेना लेकर तिरुचिरापल्ली के जाके किले में शरण ले लेता है। और चारों तरफ से किसकी सेना आ जाती हैं? इसकी सेना आ जाती हैं मोहम्मद अली की, उसको सुरक्षित करने के लिए। और जाकर के चंदा साहब इसको घेर लेता है, और योजना बनाते हैं कि इसको भी खत्म कर देंगे, साथ में इसकी सेना को भी खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे? हम लोग यहां पे घेरा बना के डाल दिए हैं, तो सेना भी बाहर नहीं आ पाएगी और मोहम्मद अली भी बाहर नहीं आ पाया। तो जब दोनों को राशन रसद सामग्री ही नहीं मिलेगी तो सेना भी मर जाएगी, और कौन मर जाएगा? ये भी मर जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसको संरक्षण किसका प्राप्त है बताइए? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों की सेना यहां पे क्या है बताइए? यहां पे किसकी सेना है? ये अंग्रेज सेना हो गई। अब बाहर किसकी सेना है बताइए? यहां पे फ्रांसीसी सेना है। बाहर किसकी सेना है? ये फ्रांसीसी सेना। ठीक है, अब देखो, अब वहां पे क्या हो रहा है? हैदराबाद में। ठीक है, तो अब जैसे ही ये घटना पता चली, हैदराबाद में जैसे ही ये घटना किसको पता चलती है? नासिर जंग को। तो नासिर जंग तुरंत आक्रमण करेगा। क्यों आक्रमण करेगा? क्योंकि ये अनवरुद्दीन के साथ था। तो नासिर जंग तुरंत आक्रमण करेगा। किस पे करेगा बताइए? चंदा साहब पे, क्योंकि चंदा साहब ने किसको मार डाला है? अनवरुद्दीन को। तो अब ऑटोमेटिकली अगला अटैक कौन होगा? नासिर जंग ही होगा ना, क्योंकि चंदा साहब के साथ कौन है बताइए? फ्रांसीसी हैं। और यहां पे इसके साथ कौन है बताइए? अंग्रेज है। तो अब यहां पे जबरदस्त तरीके से चंदा साहब जीत जाता है और नासिर जंग मारा जाता है। समझ में आया? यानी कि इस युद्ध में
कर्नाटक का सत्ता पक्ष का नवाब और हैदराबाद का सत्ता पक्ष का निजाम दोनों मारे गए। तो अगला यहां पे अब नवाब कौन बनेगा या निजाम कौन बनेगा? तो निजाम तो यहां पे अब चंदा साहब डिसाइड करेगा ना कौन बनेगा। तो चंदा साहब यहां पे अगला यानी कि नेक्स्ट यहां पे जो वो रहता है वो किसको बना देता है? मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग। इस प्रकार मुजफ्फर जंग बिना लड़ाई लड़े ही यहां का क्या बन जाता है? निजाम बन जाता है। ठीक है, अब देखो हैदराबाद में क्या हो रहा है। कर्नाटक में आप समझ गए ना कि क्या हो गया। अब हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हैदराबाद में अगला नवाब कौन बन गया है बताइए? मुजफ्फर जंग। ठीक है, और इसको किसका सपोर्ट है? चंदा साहब का यानी फ्रांसीसी का। लेकिन कुछ समय बाद एक युद्ध होता है और उस युद्ध में ये मारा जाता है। कौन मारा जाता है? मुजफ्फर जंग। तो जब ये मारा जाता है तो फिर यहां पे जो फ्रांसीसी रहते हैं तो अगला नवाब किसको बना देते हैं? सआबत जंग को बना देते हैं। और ये सआबत जंग कौन है? ठीक है, ये कोई और नहीं बल्कि इसी का चचेरा भाई है। ठीक है, तो जब इसको ये लोग क्या कर देते हैं, यहाँ का नवाब बना देते हैं, तो ये क्या करता है? खुश होकर के, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर के कई सारी जगह फ्रांसीसियों को उपहार में दे देता है। क्या दे देता है? उपहार में। ठीक है, क्या क्या उपहार में दे देता है फ्रांसीसियों को ये? तो फ्रांसीसियों को ये खुश होकर के राजमुंदरी, तंबाकू का जो क्या है बताइए आज की डेट में प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है, वो उठा करके दे देता है। राजमुंदरी के साथ साथ यहाँ पे चिकाकोल और मुस्तफानगर उनको दे देता है। चिकाकोल और मुस्तफानगर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? आंग्ल कर्नाटक का क्या था बताइए? प्रथम युद्ध था। समझ में आया? फिर से देखिए, यहां पे देख लिए क्या स्थिति है। कर्नाटक में क्या हो गया बताइए? चंदा साहब नवाब बन गया है और मोहम्मद अली को क्या कर लिया है? घेर लिया है। जैसे ही इसकी मृत्यु की सूचना मिलती है तो नासिर जंग आक्रमण करता है चंदा साहब पे। तो चंदा साहब यहां भी जीत जाता है और नासिर जंग को मार डालता है और किसको बना देता है यहां का निजाम? मुजफ्फर जंग को। आगे चल करके कुछ समय बाद मुजफ्फर जंग एक युद्ध में मारा जाता है। तो अगला नवाब किसको यानी अगला निजाम किसको बना दिया जाता है? नेक्स्ट निजाम यहाँ पे कौन बन जाता है? सआबत जंग बन जाता है। ये खुश होकर के फ्रांसीसियों को उपहार देता है। क्या? 3 जगह है, राजमुंदरी, चिकाकोल और मुस्तफानगर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। अब स्थिति देखते हैं कि सेकंड फेज का युद्ध कैसे चालू होता है। ठीक है, तो अभी तक की स्थिति क्या है बताइए यहाँ की? यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि तिरुचिरापल्ली में शरण लेकर के रखा है। कौन शरण लेकर के रखा है तिरुचिरापल्ली में? मोहम्मद अली, जो कि नवाब का उत्तराधिकारी है कर्नाटक के। ठीक है, और इसको यहां पे संरक्षण किसने दे करके रखा है बताइए? अंग्रेजी सेना और प्लस इसकी भी सेना है। समझ में आया? ठीक है, लेकिन बात यहां पर यह है कि इनको आकर के, ठीक है, इनको आकर के कौन घेर लेता है यहाँ पे? फ्रांसीसी सेना। तो फ्रांसीसी सेना यहां पर आकर के इसको क्या कर ली है बताइए? घेर ली है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे ये शरण लिया हुआ है अपने किले में, किलेबंदी में, मतलब कुछ इसकी सेना है और थोड़ी बहुत साथ में अंग्रेजों का सपोर्ट। और इसको घेर किसने लिया है बताइए? फ्रांसीसी सेना ने। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय होगा जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जो इस पूरे युद्ध की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा। अगर रॉबर्ट क्लाइव ना होता तो भारत अंग्रेज में ना होते। अगर रॉबर्ट क्लाइव ना होता तो भारत अंग्रेज में ना, मतलब अंग्रेज भारत में ना होते। ये इतना जबरदस्त डिप्लोमेटिक पर्सन था। मात्र 18 वर्ष की आयु में कहां पे आता है? भारत में आता है। 18 वर्ष की आयु में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सामान्य क्लर्क रहता है, लेकिन इतना दिमाग से तेज और दूरदर्शी रहता है कि ये यहां जब आता है तो जब मद्रास का किला किसने कब्जे में कर लिया है अपने बताइए? वहां पे फ्रांसीसियों ने। तो रॉबर्ट क्लाइव भाग करके आकर के यहीं पे इनका तमिलनाडु में एक छोटा सा किला रहता है, फोर्ट डेविड। कौन सा किला बताइए? फोर्ट डेविड। ये फोर्ट डेविड इनका एक छोटा सा किला है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण किला रहता है, क्योंकि जब
जब वहां पे इनके किले पे फ्रांसीसियों ने कब्जा किया है। कब? प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में। ठीक है, तो ये भाग करके रॉबर्ट क्लाइव कहां पर आ गया है? रॉबर्ट क्लाइव यहां फोर्ट डेविड किले में आ गया है और यहां पे शरण लिया है, और इसी के साथ यहां पे इसकी मुलाकात होती है। अब यहां शरण लिया है तो क्लेरिकल काम करेगा क्या? क्योंकि ये मद्रास के गवर्नर में इतना ज्यादा कुशाग्र बुद्धि का रहता है कि ये सीधे मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास गवर्नर के अंडर में काम करता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मद्रास का किला ही कब्जा कर लिया था उस समय, तो ये भाग करके फोर्ट डेविड तमिलनाडु के किले में आकर के शरण लेता है, और यहीं पे इसकी एक बहुत ही कुशल योद्धा से मुलाकात होती है, जिसका नाम क्या है बताइए? लॉरेंस। ये एक बहुत बड़ा कुशल योद्धा है, इसके पास सैन्य एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है इसके पास? मिलिट्री एबिलिटी है। और इसके पास कैसी एबिलिटी है? प्रशासनिक क्षमता है और कूटनीतिक क्षमता है। तो ये यहां से इससे क्या सीख लेगा? इससे सैन्य काबिलियत सीख लेगा, या मतलब सैन्य एबिलिटी, या कहना चाहिए सैन्य एप्टीट्यूड इससे सीख लेगा। और इतनी जल्दी इससे सीख लेगा कि इसका चूंकि दिमाग से बहुत तेज रहता है, तो अब ये प्रशासन के साथ साथ सैन्य क्षमता में भी क्या हो गया है? दक्ष हो गया है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब चूंकि पांडी मतलब इसके पहले जस्ट जो हमारी संधि हुई है एक्स ला सापेल की संधि से, तो मद्रास का किला अब वापस दे दिया गया है। तो मद्रास में क्या स्थिति है हम समझते हैं। तो यहां ये मद्रास है, तो मद्रास में यहां पे जो गवर्नर बैठा हुआ है अभी, वो कौन है? सैंडर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होता है। रॉबर्ट क्लाइव की पूरी कूटनीति से ये पूरी यहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं? सैंडर्स यहां पे रहता है, तो सैंडर्स बोलता है कि एक काम करो, हमारी जितनी भी सेना है ना, क्योंकि यहां पे मोहम्मद अली की सेना है और क्या है बताइए? फ्रेंच की सेना है। तो हमारी जितनी भी सेना है तो वो जा करके, ठीक है, ये फ्रेंच सेना के साथ में कौन है यहां पे बताइए? चंदा साहब है। ठीक है, और यहां पे कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? अर्काट। जहां पे कौन बैठता है? कर्नाटक का नवाब बैठता है। ठीक है, तो यहां पे ये बोलता है कि हमारी जितनी भी सेना है, चूंकि चंदा साहब अपनी सेना को लेकर के कहां है? यहां पे बैठा हुआ है, और हमें किसे बचाना है? इसे बचाना है, क्योंकि हमें अपना उत्तराधिकारी बैठाना है। तो अपनी पूरी सेना ये भेज देता है किसका घेरा करने के लिए? त्रिचनापल्ली। तो सैंडर्स क्या बोलता है? किसका घेरा करना है? त्रिचनापल्ली का घेरा करना है। और पूरी सेना को कहां भेज देता है? ये त्रिचनापल्ली भेज देता है। तो इस प्रकार अंग्रेजी सेना किसका घेराव कर देती है? त्रिचनापल्ली का। ऐसा क्यों करता है? सैंडर्स दिमाग लगाता है कि यहां पे किसकी सेना है? देखो, यहां पे मोहम्मद अली की सेना है। ठीक है, ये किसकी सेना है? मोहम्मद अली की सेना है। कहां पे? यहां पे। ठीक है, इसके बाद किसकी सेना है यहां पे बताइए? फ्रेंच की सेना है। तो हम एक काम करते हैं, फ्रांस और चंदा साहब, ठीक है, इनको सबको क्या कर लेते हैं? यहां पे घेर लेते हैं। तो फ्रेंच सेना को राशन नहीं मिल पाएगा, तो फ्रेंच सेना को राशन नहीं मिल पाएगा, तो ऑटोमेटिक ये लोग क्या है बताइए? मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्लाइव आता है। ठीक है, अब यहां पे बहुत ज्यादा समय हो जाता है। कितना समय होता है मालूम है? ये लोग घेर के रखते हैं 4 से 10 माह तक घेर के रखते हैं। अब देखो, जब 4 से 10 माह तक यहां फ्रांस की सेना घेर के रखी है, तो किसका घाटा हो रहा है? फ्रांसीसी व्यापार का घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, और यहां पे अब पूरी सेना किसने लगा दी बताइए? अंग्रेजों ने लगा दी। इनका भी घाटा होगा कि नहीं? क्योंकि सेना का काम था व्यापारियों को सुरक्षा देना, और व्यापारियों से अगर कोई लूटपाट करे समुद्र में, तो उनसे क्या करना? रक्षा करना। अब रॉबर्ट क्लाइव यहां पे अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करता है, वो दिमाग लगाता है। रॉबर्ट क्लाइव यहां पे क्या दिमाग लगाता है कि एक काम करो, अर्काट को घेर लो, क्योंकि अर्काट को अगर घेर लिए तो फिर राजधानी को घेर लिए तो कर्नाटक किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। लेकिन इसका विरोध कौन करता है? सैंडर्स गवर्नर। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम वहां से आएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसने बोला कि अभी चंदा साहब कमजोर है। अच्छा, इतना बेवकूफ था कि अपनी राजधानी छोड़ करके वहां जाकर के बैठा है। ठीक है, तो इसका दिमाग लगा कि क्लाइव यहां पे फायदा उठाएगा, और क्लाइव क्या करेगा? बोलेगा कि ठीक है ना, यहां की सेना रहने दो, हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी है ना, एक बंबई प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल में जो हमारी सेना है उनको यहां बुला लो, और बंगाल की सेना को बुला करके किसका घेरा कर दो? अर्काट का।
तो ये मना कर देता है। तो क्लाइव बोलता है कि लॉरेंस एक काम करो, तुम मेरे साथ हो ना। लॉरेंस बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। बोला तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, ठीक है। ये इसके विरोध में चला जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि सबसे ऊंचे पद में गवर्नर के विरोध में जा रहा है, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जीत दिला दूंगा। तो ये आकर के क्लाइव घेरा कर लेता है। किसका घेरा कर लेता है? अर्काट का घेरा। जैसे ही अर्काट का यहां पे घेरा डाले तो चंदा साहब भागेगा वहां से कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये अब सैंडर्स को बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरी बात मानो। यहां पे जो हम अटैक करेंगे वो नॉर्मल अटैक नहीं करेंगे, बल्कि ये जो हमारा अटैक रहेगा तो ये मतलब कूटनीतिक अटैक रहेगा। इस प्रकार का ये हमारा कूटनीतिक अटैक रहेगा कि वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। डाइवर्जन अटैक, ठीक है। डाइवर्जन अटैक क्या होता है? एक भ्रमित अटैक होता है, ठीक है। तो डाइवर्जन अटैक के लिए कहेगा इसको। अब सैंडर्स इसकी बात यहां पे मान जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये यहां पे आए तो चंदा साहब यहां भागना चाहेगा। तो चंदा साहब यहां पे बंगाल की सेना करके कब्जा कर ली है और यहां पे मद्रास की पूरी सेना है। अब चंदा साहब बाहर आना चाहेगा, वो फड़फड़ाएगा। तो अब बाहर कैसे आए? इनसे लड़ना है और इसको भी छुड़ाना है। तो यहां पे डाइवर्जन अटैक होगा। यहां पे ये किया जाएगा कि पूरी सेना को बुला करके, पूरी अंग्रेजी सेना को बुला करके फ्रंट एंड पे ला दिया जाएगा। कहां पे लाया जाएगा? फ्रंट एंड पे ला दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सब यहां से लड़ो। तो जैसे ही ये लोग फ्रंट पे आएंगे तो इनको एक तरफ से कुचल करके मारने लगेंगे। तो ये लोग भी यहां से दौड़ करके यहां आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? ठीक है, क्योंकि इनको बचाना है अपने आप को कि नहीं। तो ये लोग जब यहां से दौड़ के आएंगे तो यहां बैक एंड है, ठीक है। और क्लाइव बोला कि तुम क्या करना, अपने कुछ सैनिक लेकर के यहां से घुस जाना, ठीक है। बंगाल के कुछ सैनिकों को इकट्ठा करो और उनको लेकर के तुम यहां पीछे से घुस जाना। पता चला सब आगे लड़ने लगे, डाइवर्जन अटैक कर दिए और पीछे से कौन घुस गया? वहां से सैंडर्स अपनी सेना लेकर के घुस गया और यहीं पे ये सहायता ले लेता है। ये लोग इसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर देते, मतलब वो दे देते हैं। किससे कांटेक्ट करा देते हैं? मोरारजी राव से। मोरारजी राव कौन है? मराठा है। और ये अपने 6000 सैनिक लेकर के किसका साथ दे देता है? मोहम्मद अली। तो इस प्रकार अंग्रेज प्लस मोरारजी राव पीछे से सेना लेकर के जाकर के इसको यहां से आजाद करा लेते हैं। समझ में आया? इस प्रकार अब चंदा साहब की बहुत बुरी क्या हो जाती? हार। ये सब किसका दिमाग है? रॉबर्ट क्लाइव का। अब इससे डुप्ले पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि डुप्ले भी जबरदस्त कूटनीतिक व्यक्ति है और रॉबर्ट क्लाइव ये जानता है कि अगर वो डुप्ले की यहां से छुट्टी नहीं करेगा तो आगे चल करके डुप्ले इनकी ही छुट्टी कर देगा। तो यहां पे दूसरा डिप्लोमेटिक दिमाग रॉबर्ट क्लाइव ये लगाता है कि ये जाकर के अपने राजदूतों के माध्यम से फ्रांस में एक संदेश देता है। क्या देता है? कि डुप्ले ने पूरी तरह से नाश करके रखा है। क्या नाश करके रखा है? 4 महीने से फ्रांस की सेना को वहां पे लगाया गया है और इससे वास्तव में फ्रांसीसी कंपनी को घाटा हुआ, तो बहुत ज्यादा घाटा हो गया है और ये मान नहीं रहा है। तो वहां फ्रांसीसी का वहां पे जो शासक है, तो उसको जब ये सूचना मिली और आगे चल करके पता चला कि चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना, चंदा साहब के साथ डुप्ले ने फ्रांसीसी सेना को लगा के रखा है और ये बुरी तरह से हार गए। तो फ्रांसीसियों के हार का और फ्रांसीसी कंपनी के घाटे का, दोनों का जिम्मेदार किसको माना जाता है? डुप्ले को। तो अब डुप्ले वार करना चाहता है बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले को वापस बुला लेगी और डुप्ले कहेगा कि ये मेरी नहीं बल्कि फ्रांस की हार है, क्योंकि डुप्ले जबरदस्त द्रुत गति से बदला लेने के लिए तैयार था। लेकिन डुप्ले को वापस वो लोग बुला लेते हैं और अगला गवर्नर यहां बना करके किसको भेज देते हैं? गोडेहू को, ठीक है। तो इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव अपने 2 प्लान बनाता है। रॉबर्ट क्लाइव कितने प्लान बनाता है? प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में ये क्या बोलता है कि किसका घेरा करो? अर्काट का घेरा करो। और जैसे ही अर्काट का घेरा होगा तो उनकी सेना दौड़ के यहां आ जाएगी, तो हम जाकर के क्या अटैक कर देंगे? डाइवर्जन अटैक कर देंगे। तो डाइवर्जन अटैक से इन्होंने सेना का पूरा ध्यान कहां खींच लिया? सामने की तरफ। तो पीछे क्या हुआ? किला खुल गया। तो पीछे से कुछ अंग्रेजी सेना और सहायता किसकी ली? मोरारजी राव की। तो इस प्रकार से मोहम्मद अली को छोड़ा लिए वहां से,
तो अगला नवाब किसे बनाएंगे? मोहम्मद अली को। और यहां बुरी तरह से किसको जाकर के परास्त कर दिए बताइए? फ्रांसीसी सेना को। ठीक है। और इसी के साथ प्लान बी क्या था इसका, कि किसी भी तरह से डुप्ले को यहां से क्या कर दिया जाए? वापस। तो डुप्ले को वापस भेजने के लिए इसने क्या किया? अपने राजदूतों के माध्यम से कान भरा। किसका कान भरा बताइए? फ्रांस के शासक का। तो इस प्रकार डुप्ले को क्या कर लिया गया? वापस। चूंकि कहां अटैक करना है, क्या करना है, कहां से जाना है, ये सब किसको पता है? डुप्ले को। नेक्स्ट प्लान किसके पास होगा? डुप्ले को। और जैसे ही नया गवर्नर आएगा तो उसे तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो अगला गवर्नर यहां पे आता है, नेक्स्ट गवर्नर गोडेहू। और जैसे ही नाम वैसे ही काम करके चला जाता है। ठीक है। आते ही साथ इसको कुछ पल्ले वल्ले तो पड़ नहीं रहा है। जैसे हमको समझने में इतनी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा ना कि क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो जब सोचो हम लोगों को समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो गोडेहू को कछु समझ में आएगा क्या? नहीं। आते ही साथ वो बोलेगा कि एक काम करो, युद्ध को विराम किया जाए। और क्या कर दिया जाएगा? युद्ध विराम कर देगा। और तुरंत क्या कर लेगा? पांडिचेरी की संधि कर लेगा। क्योंकि पांडिचेरी पर अधिकार किसने कर लिया? पांडिचेरी फ्रांसीसियों की राजधानी है। और इस पे अधिकार कौन कर लिया है? अब यहाँ पे अंग्रेज कर लिए हैं। तो इसलिए बोलेगा एक काम करो, हमें पांडिचेरी वापस करो, हम युद्ध को विराम करते हैं। और पांडिचेरी पे संधि कर मतलब कब्जा में करके अंग्रेजों ने क्या क्या कब्जे को कर लिया है? सारे फ्रांसीसी व्यापारी केंद्र, जैसे कौन? यनम, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, सब उनके अंडर में है। तो आते ही साथ ये क्या कर लेता है? पांडिचेरी की संधि कर लेता है। और ये संधि इतनी ज्यादा मतलब वो रहती है, डुप्ले की प्रतिष्ठा में पूरी तरह से हनन डाल देती है। क्योंकि अब ये लोग क्या कर देते हैं? युद्ध को क्या कर देते हैं? विराम। ये कौन कर रहा है? गोडेहू कर रहा है। 1654 में पांडिचेरी की क्या होती है बताइए? संधि होती है। और इस संधि के तहत क्या किया जाता है? सबसे पहले तो डुप्ले को कहां कर दिया जाता है? वापस भेज दिया जाता है। और नया गवर्नर कौन आ जाता है? गोडेहू। और यही गोडेहू ये संधि करता है और क्या कर देता है? युद्ध विराम कर देता है। ठीक है। और यहां पे बोला जाता है कि भैया एक काम करो, जो हमारा पांडिचेरी है वो आप हमें क्या कर दो? वापस कर दो। तो पांडिचेरी वापस कर दिया जाता है। और इसी के साथ बोल दिया जाता है जो जहां पे है वहीं रहेगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। जो जहां पे है वहीं रहेगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। समझ में आया? इस प्रकार क्या है? यथा स्थिति बना दी जाती है और ये युद्ध क्या कर दिया जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो युद्ध रहता है अस्थायी रूप से समाप्त हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, जब जब विश्व पटल में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ना चालू कर देंगे, तब तब यहां भी लड़ना चालू कर देंगे। अब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया है ना एक्स-ला शापेल की संधि से। अब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध दोबारा चालू हो जाएगा। कब? 1756 में। तो जैसे ही वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध दोबारा चालू हो जाएगा, तो फिर यहां लड़ने लगेंगे। और जैसे ही बंद हो जाएगा तो बंद, बटन चालू तो यहां भी बटन चालू, बटन बंद तो यहां भी बटन बंद। तो अब यहां पे चालू हो जाएगा, पांडिचेरी की संधि का उल्लंघन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आंग्ल फ्रांसीसी तृतीय युद्ध चालू होगा। ठीक है। 1756 से लेकर के 1763 तक, इतना लंबा चलेगा। कितने साल तक? 7 वर्षों तक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है। और इसे 0 वर्ल्ड वॉर की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इतना लंबा चला था, है ना। तो अब देखो, समझना बात को। ठीक है। तो अब जैसे ही यहां पे कहां पे ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का संघर्ष चालू हो जाता है। कहां पे? ऑस्ट्रिया में फिर से पुनः किसका संघर्ष चालू हो गया बताइए? उत्तराधिकार संघर्ष। तो वैसे ही यहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ने लगेंगे और वो संधि की क्या हो जाएगी? उल्लंघन हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, कैसे ये चालू होगा, समझना बात को। ठीक है। कौन था गवर्नर फ्रांसीसी? डुप्ले। डुप्ले गया तो कौन आया? गोडेहू। गोडेहू ने क्या कर दी? पांडिचेरी की संधि कर दी। गोडेहू के बाद अगला गवर्नर कौन आएगा? काउंट डी लाली। ठीक है।
इसे शॉर्ट में लैली भी बोला जाता था, है ना। अब हम देखते हैं अंग्रेजों की क्या स्थिति है इस समय, ठीक है। अंग्रेजों की क्या स्थिति है, यहां पे क्लाइव जैसे ही यहां पे मतलब सेकंड आंग्ल कर्नाटक वॉर जीतेगा तो क्लाइव अपना ध्यान कहां कंसंट्रेट कर देगा, बंगाल में, क्योंकि बंगाल बहुत ज्यादा समृद्धशाली बन चुका है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो मुगल शासक हैं तो अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो क्षेत्रीय शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। तो जब क्षेत्रीय शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे तो उनको कोई भी टैक्स अब मुगल शासक को देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पैसा सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, बंगाल का पैसा बंगाल में ही रह जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो बंगाल की जमीन है वो उपजाऊ है, और मद्रास की जो जमीन है तो ये पूरी कर्नाटक वगैरह की जमीन बंजर है, उसकी अपेक्षा में बंगाल देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या कर रही हैं, सींच रही हैं, और उसी की तो बंगाल बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव अपना दिमाग लगाएगा, बोलेगा कि दक्षिण भारत में तो संघर्ष ही संघर्ष है, और सामान्य संघर्ष नहीं, बहुत जटिल संघर्ष है। और एक काम करो, बंगाल में तो संघर्ष नहीं है, बंगाल में तो लोग फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो एक काम करो, हम बंगाल में अपना अधिकार जमाते हैं। और इसी कश्मकश में अंग्रेज, आगे चल करके हम पढ़ेंगे डिटेल में कि 1757 में बंगाल को जीत लेते हैं। किससे जीत लेते हैं, प्लासी युद्ध से। जैसे ही प्लासी युद्ध से ये बंगाल को जीतते हैं तो इनके पास बहुत अपार मात्रा में धन संपत्ति इकट्ठा हो जाती है, समझ में आया। तो अब इनकी स्थिति बंगाल में क्या हो गई, बहुत मजबूत, और पैसा बहुत ज्यादा गया है। और अभी देखो, अब फ्रांस और अंग्रेज एक साथ कहां कहां लड़ रहे हैं, समझ रहे हो, अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी लड़ रहे हैं, भारत में भी। और युद्ध लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पैसा, समझ रहे हो, क्योंकि खाना पीना हथियार। लेकिन फ्रांसीसियों की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है, क्योंकि युद्धरत तो हैं लेकिन कहीं कोई मतलब पैसा नहीं मिल रहा। अंग्रेजों को भारत में मिल जाता है पैसा, कहां से, बंगाल से, और सामान्य पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। और जैसे ही काउंट डी लाली आता है तो कौन से किले में ये लोग बैठ के अपनी रणनीति बनाते थे, फोर्ट डेविड। कहां पे बैठ के क्लाइव ने रणनीति बनाई थी, फोर्ट डेविड। इसके साथ क्या रहता है, ये बहुत ही ज्यादा अति उत्साही व्यक्ति रहता है। जैसे नया नया कोई कलेक्टर नहीं बनता है तो अपने साथ 3-4 फोटोग्राफ लेके कि आज ये काम किया, आज वो काम किया, फिर चल करके क्या हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है। पूरी कलेक्टरी कहाँ चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है। तो उसी प्रकार से ये भी खूब इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बनाया और बोला आते ही साथ अब क्या कर दूंगा, अटैक कर दूंगा फोर्ट डेविड पे। तो आते ही साथ ये क्या कर देता है, अटैक कर देता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, सीधे कहाँ अटैक कर दिया, फोर्ट डेविड पे। किसने, फ्रेंच ने। और बहुत बुरी तरह क्या हो गया बताइए, पराजित हो। कौन जीत गए यहाँ पे, अंग्रेज जीत गए, और फ्रांसीसी क्या है बताइए, हार गए। और सामान्य हार नहीं थी, क्योंकि इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डुप्ले के जैसा तो है नहीं ये, ठीक है। तो ये बहुत बुरी तरह पिट गया, और इस प्रकार ये लोग क्या है बताइए, हार गए। अब इनके पास यहां पैसा नहीं रह गया था। क्यों पैसा नहीं रह गया था, क्योंकि मद्रास में ये लोग डुप्ले के हारने के बाद वहां पता चला 10 माह सेना वहां रही, 1 माह का व्यापार घाटा 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 घाटा, पैसा है नहीं। इनको मिल गया पैसा बंगाल से, तो इन्होंने बंगाल का पूरा पैसा कहां डाल दिया, मद्रास में युद्ध में पैसा डाल दिया। युद्ध के साजो सामान, हथियार, सैनिक को वेतन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये सब दे करके ये लोग जीत गए। अब ये हुआ कि एक काम करो, अब हम ताकतवर हो गए, इनकी पूरी तरह से छुट्टी करना पड़ेगा। तो फाइनली 22 जनवरी 1760 को निर्णायक युद्ध होगा। कहां पे होगा, कर्नाटक में, और जगह का नाम क्या है, वांडी वाश। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, वांडी वाश का युद्ध। वांडी वाश में अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति रहेंगे वो रहेंगे सर आयर कूट। और सर आयर कूट बहुत ही जबरदस्त कुशल सेनापति रहते हैं, बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति रहते हैं। और इनकी लड़ाई होती है फ्रेंच से। फ्रेंच में कौन है, लैली, यानी काउंट डी लैली। और पूरी तरह से इनकी क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं, और ये निर्णायक युद्ध साबित होता है। इस प्रकार से इनका पूरा बोरिया बिस्तर क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। क्योंकि इस युद्ध के बाद बोला जाता है अब तुम यहां पे कुछ नहीं करोगे, न सेना रखोगे न किला रखोगे। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध हो गया, ठीक है। अब
1760 में यहां निर्णायक युद्ध हो गया और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों में बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। सबसे पहला प्रतिबंध लगा दिया कि तुम किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं करोगे, सेना नहीं रखोगे, किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि नहीं करोगे, किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं करोगे। यहां के उत्तराधिकार का संघर्ष अगर कर्नाटक और हैदराबाद या कहीं भी चल रहा है, तुम हाथ नहीं डालोगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे। हाँ, थोड़ा मोड़ा व्यापार करना है तो कर लो, समझ रहे हो। तो ये लोग फिर यहां से पूरी तरह से क्या हो गए बताइए, पस्त हो गए। और आगे चल करके वैश्विक स्थिति में 1763 में सप्तवर्षीय का जो युद्ध रहता है वो पेरिस की संधि से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब वहां युद्ध समाप्त, तो भारत में ही पूरी तरह से ये लोग समाप्त, और पेरिस की संधि हो जाती है। और पेरिस की संधि में भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है, यूरोप में कुछ हुआ, अमेरिका में कुछ हुआ, अब भारत में क्या हुआ, तो भारत में यही हुआ जो हमने बताया कि फ्रेंच को क्या बोल दिया कि आप किसी भी प्रकार की ना तो सैन्य गतिविधि करोगे और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि करोगे। तो इस प्रकार से इन लोगों की यहां से क्या हो गई बताइए, छुट्टी हो गई, है ना। बोले कि हाँ, आप लोग की जहां जहां फैक्ट्री है आप लोग व्यापार करो, आप कहां तक सीमित रहोगे, केवल व्यापार, लेकिन यहां पे अपना राज्य स्थापित करने की चेष्टा आप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार, और इसी के साथ तुम्हारे जो गवर्नर हैं, ठीक है, उनको शांति से वापस बुला लो। कहां पे वापस बुला लो, फ्रेंच पे। तो इनके गवर्नर वापस बुला लिए जाते हैं और ये सिर्फ व्यापार तक सीमित रहते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत अब पूरा किसका हो जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इसी बीच एक मैसूर राज्य का उदय होता है और वहां पे बहुत प्रतापी शासक आता है, हैदर अली, और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। ये लोग अंग्रेजों को बहुत जबरदस्त और कड़ी चुनौती देते हैं। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती है, इसी के पैरेलल दक्षिण में सबसे शक्तिशाली शक्ति बनकर के उभरती है मराठा। तो अगला युद्ध किससे होगा, मराठा से होगा और मैसूर से। और फिर इन दोनों को ये लोग हराने के बाद पूरी तरह से दक्षिण भारत किसका हो जाता है, इनका। लेकिन यहां पे अब ये तो तय हो गया कि विदेशी शक्ति में कौन सुप्रीम है, अंग्रेज, और विदेशी शक्ति में किसका वर्चस्व स्थापित हो गया, अंग्रेज। पुर्तगाली की छुट्टी हो गई, डच की छुट्टी हो गई, डेन की छुट्टी हो गई, और फाइनली आज फ्रांसीसी की। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे भारत में क्या समीकरण बनता है। छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का उदय होता है और उन्हीं राज्यों में छोटे छोटे स्थानीय राजा आते हैं, उनका आपसी संघर्ष होता है, जिनमें फूट डालो और राज करो की नीति, डिप्लोमेसी पॉलिसी का यूज करते हैं अंग्रेज, और इनको सबको आपस में लड़वा करके और सुप्रीम पावर कौन बन जाएगा, अंग्रेज। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन देसी राज्यों का उदय होता है, स्वतंत्र छोटे छोटे। और इसी के पैरेलल में अब लड़ाई कहां होगी, चलेंगे बंगाल, क्योंकि क्लाइव अपना फोकस कहां करेगा, अब बंगाल। तो प्लासी का युद्ध जीतेंगे और बक्सर का युद्ध जीतेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे। और सेम पैरेलल टाइम में नीचे किससे लड़ेंगे, मैसूर से लड़ेंगे, मराठा से लड़ेंगे, और सबसे लास्ट में बचेंगे पश्चिम भारत में कौन, सिख। तो सिख को पीटेंगे अंग्रेज, और इस प्रकार पूरी तरह से किसका शासन स्थापित हो जाएगा, अंग्रेजों का। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से एक बार आप लेक्चर और रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको पूरी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। थैंक यू।